हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर नाउ गोना टॉक अबाउट आवर बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट थर्ड फ्रॉम जूलॉजी, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ये हमारी क्लास 1 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फ्रॉम जूलॉजी एंड फ्रॉम बॉटनी इफ आई टॉक, तो आप लोगों का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5 की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। सो ऑलमोस्ट वी आर वेरी नियर टू कवर द होल सिलेबस। ओके, और बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियोस देखनी होंगी तो यू कैन जस्ट सर्च जेड बी बैच बाई साइंस वाली ऑन योर यूट्यूब चैनल, लाइक सर्च बॉक्स। ओके, वहाँ सर्च करोगे तो आपको ये बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड इस बैच के थ्रू आप सभी के सभी यूनिट्स को बहुत ही आसानी से जूलॉजी एंड बॉटनी बीएससी की कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। आई जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर सीनियर कलीग whoever want this, whoever need this videos, प्लीज आप उन्हें इन वीडियोस को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड ऑब्वियसली अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी ज़्यादा वीडियोस बनाएं, वंडरफुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर पाएं। एंड seriously I feel so motivated when you subscribe the channel, so please, okay। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट कि आपको इस पूरे के पूरे यूनिट में पढ़ना क्या है, तो देखिए नाम ही आपको बता रहा है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स पढ़ने हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा सोच रहे हो आप कि इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए है, तो देखो है, बट एक सीरीज वाइज में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, ग्लाइकोजीनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ना है। ठीक है, एंड इन लिपिड हमें बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये आपकी यूनिट्स में दिया गया है। बट बिकॉज कि देखो मैं कोई भी चीज घसीटे वाली पढ़ाई मैं नहीं कर पाती हूँ, ना ही मैं पढ़ा पाती हूँ, तो मैं काफी ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाई करूंगी आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली मेरे द्वारा ही पूरा बनाया गया है कि हम इस यूनिट में सबसे पहले समझेंगे कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आपने दे दिया कि कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ो, बट व्हाट इज एक्चुअली द मेटाबॉलिज्म, वी शुड नो अबाउट दिस फर्स्ट। ओके, उसके बाद फिर वी विल गोना डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन पाथवेज ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एम्फीबॉलिज्म एंड स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देन फिर हम मूव करेंगे हमारे मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, जहां हमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उन सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू कवर अबाउट दीज टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानो ही नहीं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और आप पहुंच जाओ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है। देखो, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट इन आवर फर्स्ट यूनिट। पढ़ा चुका है मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ना, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म एक ऐसे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन हमारे सेल्स में, ठीक है, जिसमें आपको जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कि हम, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहे हैं तो उन कंपाउंड्स को हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे। ओके, तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस की सीरीज है जिसमें बहुत सारे मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारे एंजाइम रिएक्शंस होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर जो कि अपने अपने एक स्पेसिफिक पाथवेज को फॉलो कर रहे होते हैं। और जैसा हमने पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, हमने लिपिड्स पढ़े हैं, हमने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी एंजाइम आएगा वो हमेशा ही हमारे सबस्ट्रेट से जुड़ेगा एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड देन इस सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये वापस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स में भी क्या होता है कि यू हैव अ सबस्ट्रेट। ओके, आप मेटाबॉलिज्म में पूरी तरीके से रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद उसमें एंजाइम्स आते हैं उन्हें स्पीड अप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज में, और फिर सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, मेटाबॉलिज्म सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट नाउ, जितने भी तरह के मेटाबॉलिज्म आप हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के रिएक्शंस होते हैं दे ऑल आर मेटाबॉलिक। ठीक है, अब मेटाबॉलिक पाथवेज तीन तरीके के होते हैं कि कोई पाथवे लीनियर चल सकता है जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। ठीक है,
ग्लाइकोलिसिस में आप क्या देखते हो कि सब कुछ बहुत ही ऐसे लीनियर लीनियर चल रहा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे करके लीनियर ही सब चीजें होती हैं और इवेंचुअली ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है। तो लीनियर प्रोसेस है। वही साइक्लिक भी मेटाबॉलिक पाथवेज हो सकती है, जहां पर जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो घूम फिर करके फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में आप देखते हो। फिर स्पाइरल भी आप देखते हो, जैसे कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, जो कि हम कल पढ़ेंगे लिपिड बायोसिंथेसिस में। ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड, ये सब चीजें हम तो आराम से लाइक आज पढ़ लेंगे। तो 3 तरह के मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। पाथवे मतलब क्या होता है? रोड, ठीक है? या तो आप किसी, मान लो ये एक रोड है, लेट मी सिंप्लीफाई यू फॉर यू। देखो, ये मान लो कि एक रोड है, ठीक है? इस रोड पे 3 लोग हैं, ओके। अब ये इंसान एक जो है वो बिल्कुल लीनियर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये इंसान लीनियर ही चल रहा है, ठीक है? लीनियर वे में चल रहा है, एकदम सीधा सीधा चलता जा रहा है। एक इंसान है, इस रोड पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसे करके साइकिलिंग कंप्लीट कर रहा है कि जहां जिस पॉइंट से हम गए हैं फिर हम उसी पे आ जा रहे हैं, गए हैं फिर आ जा रहे हैं, ठीक है? और एक इंसान है जो ऐसे स्पाइरली जा रहा है, ठीक है? इसको अलग ही लेवल के मजे चाहिए। ये भाई इंसान सीधा जा ही नहीं सकता है, इनको अलग लेवल के मजे चाहिए। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े ऐसे करके जाएंगे, ठीक है? तो यही हमारे रिएक्शंस का पाथवे भी है कि कोई पाथवे बिल्कुल से लीनियर चलता है, जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे प्रोडक्ट में, ठीक है? साइक्लिक में जो प्रोडक्ट होता है घूम फिर के फिर से वही बन जाता है, ओके। एंड स्पाइरली में भी सेम ही है, आपके प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये वाला सिस्टम हमारा मेटाबॉलिक पाथवे का है, ओके। नाउ फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, क्यों, क्या है फंक्शंस? देखो, फंक्शन ये है कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है? प्लस ये बहुत सारे जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, किसी न किसी के टूटने पे कोई ना कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनता है। फिर किसी न किसी के जुड़ने पे भी कोई ना कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनता है। बिना टूटे जुड़े कुछ भी हमारी बॉडी में नहीं होने वाला है। दैट इज़ व्हाई मेटाबॉलिक पाथवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है? अगर हमारे पास रिएक्शंस ही नहीं होंगे, तो ना हमारा प्रोटीन जो है, मान लो कि हम इतना बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं, हम लिपिड के मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारी फैट जा रहा है हमारे अंदर, ठीक है? प्रोटीन जा रहा है हमारे अंदर, उनको तोड़ना ज़रूरी है ना। वहीं पे तो हम कहते हैं ना कि डाइजेशन के दौरान पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अपन को सिंपल चीज़ों में तोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। अगर कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही हमारी बॉडी में रह जाएँ, तो कोई सेंस है? आप सोचो, आप रोटी खा रहे हो, रोटी रह जाए, कोई सेंस है? नहीं ना। तो उसको क्या करना है, उसको टूटना है। टूटने के लिए मेटाबॉलिक पाथवेज चलेंगे हमारे प्लांट में। अगर प्लांट खाना ना बनाए, मान लो कि CO2 है, H2 है, सब एक साथ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं, तब तो जा करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बन रहा है ना। तो ओवरऑल पूरा रिएक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बिना टूटे और बिना जुड़े कुछ बनने वाला नहीं है, ठीक है? मेटाबॉलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दे आर जनरली इरिवर्सिबल। एक बार वो स्टार्ट हो गए तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ही जाएंगे, वो अपना डायरेक्शन नहीं भूलेंगे। दे आर इरिवर्सिबल। कमिटेड फर्स्ट स्टेप, ईच पाथवे जो है वो क्रूशियल होता है, रेगुलेटेड स्टेप होता है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा। तो कमिटेड फर्स्ट स्टेप है कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही टूटेगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा एसिटल कोएंजाइम ए जो है वो आएगा, पायरुवेट, एंड फिर उसके बाद आपका OAA, हमारा सिट्रिक एसिड। ये सब निर्धारित है ऑलरेडी, दे आर वेरी कमिटेड। बीच में कुछ नहीं, अगर सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ रहे हो तो हर जगह सिट्रिक एसिड साइकिल वैसे ही चलेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो दे आर वेरी कमिटेड। रेगुलेटेड, ऑब्वियसली कि हर एक जो एंजाइम, जो भी हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें एंजाइम्स आर वेरी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और रेगुलेट किए जाते हैं स्पेसिफिक एंजाइम से। हेक्सोकाइनेज का यूज हो रहा है तो हेक्सोकाइनेज का ही यूज होगा, पेप्सिन का यूज हो रहा है तो पेप्सिन का ही होगा, ट्रिप्सिन का हो रहा है ट्रिप्सिन का ही होगा, एमाइलेज का हो रहा है एमाइलेज का ही होगा। तो सारे के सारे एंजाइम जो है वो इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है? लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्वियसली डिस्टेंस साइट पे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी लोकेशन अलग अलग होती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओके। नाउ वी हैव डिफरेंट पाथवेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम कैरेक्टराइज करते हैं एक मेटाबॉलिक पाथवे को 4 तरीके से। जहां पर पहला होता है कि कुछ ना कुछ टूट रहा है, किसी ना किसी कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है, तो कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवेज में कुछ ना कुछ बन रहा है। एम्फीबॉलिक पाथवे में डुअल रोल है, मतलब बन भी रहा है टूट भी रहा है। और स्पेशलाइज पाथवेज है, ठीक है?
लाइक इफ यू टॉक अबाउट द कैटाबॉलिक पाथवे, देखो स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना, मैं बार बार नहीं कह पाऊंगी। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन प्रोसेसेस में, इस पाथवे में ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे जो हमारा ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज जब हो रहा होता है, ग्लूकोज जब पायरुवेट में चेंज होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, तो वो हमें एटीपी प्रोडक्शन करके देता है। तो एनर्जी है, एटीपी क्या है, एटीपी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो वो रिलीज हो रही है। तो कैटाबॉलिक पाथवे में ब्रेक डाउन होता है, ये याद रखना है, और रिलीज होती है एनर्जी, ये याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट। क्रैब साइकिल इज अनदर एग्जाम्पल जहां पर जनरेट किया जाता है एनर्जी फ्रॉम एसिटल कोएंजाइम में। बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो दीज ऑल आर द कैटाबॉलिक पाथवे, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है। ओके, नाउ वी हैव एनाबॉलिज्म, द पूरा अपोजिट। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और उसमें हमें एनर्जी लगती है। हमें कुछ चीज को तोड़ना होता है, मान लो हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास बना है कांच का। अगर मुझे इसे तोड़ना है, मैंने उठाया, फेंक दिया, टूट गया, कोई एनर्जी लगी? कुछ खास तो नहीं लगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे कोई कह दे कि इसके जितने भी टुकड़े हुए हैं, अब बैठ के इसको तुम फेविक्विक से चिपकाओ, मेरे पास घंटों घंटों मेरी एनर्जी लगेगी, घंटों मेरा समय लगेगा। तो बेसिकली तोड़ते वक्त एनर्जी रिलीज होती है और जोड़ते वक्त हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि हमें किसी चीज को जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, तो ग्लूकोज में काफी सारी चीजें, लाइक ग्लूकोज बन रहा है जुड़ते जुड़ते, तो सिंथेसिस में बनाना, ठीक है, मतलब हम किसी न किसी चीज को सिंथेसिस कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो वहां हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वैसे प्रोसेसेस को एनाबॉलिक पाथवेज में हम देखते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का सिंथेसिस होना, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन में जब कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़ जुड़ करके, तो दीज आर ऑल द एनाबॉलिक पाथवेज। कैटाबॉलिक में टूट रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनाबॉलिक में हम देख रहे हैं कि बिल्ड हो रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स से मिल करके, और वहां पर एनर्जी लग रही है। जैसे अमाइनो एसिड्स बहुत सारे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, किससे, हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये जुड़ रहे हैं ना, ये जुड़ रहे हैं एक साथ, ये बिल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा एनाबॉलिक पाथवे था। एम्फीबॉलिक में ऑब्वियसली दोनों का रोल होगा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जुड़ेगा भी और टूटेगा भी। क्रैब साइकिल में जैसे आप देखते हो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए टूटते भी हैं, और इमीडिएटली वो उसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं एक इंटरमीडिएट बनाने के लिए। समझ रहे हो? क्रैब साइकिल जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर मॉलिक्यूल्स टूट भी रहे हैं एनर्जी के लिए, और उसी एनर्जी, देखो मॉलिक्यूल्स को अपन ने थोड़ा एनर्जी मिली, उसी एनर्जी का यूज करके हमने दूसरा कुछ बना लिया। तो इस तरह से भी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। एंड स्पेशलाइज पाथवेज क्या होते हैं, जैसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसमें आपको एनएडीपीएच, राइबोज फॉर डीएनए एंड आरएनए, ये सब आपको देखेंगे। यूरिया साइकिल में यू विल गोना एलिमिनेट अमोनिया वाया यूरिन। एचएमपी में जनरेट करोगे एनएडीपीएच बायोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारे प्रोसेसेस आपके स्पेशलाइज पाथवे हैं। अब याद कैसे रखना है, ऑब्वियसली देखो ये स्पेशलाइज पाथवे एम्फीबोलिक ये तो इतना नहीं पूछता है, लेकिन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पूछता है आपसे। ठीक है, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो कैसे, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेम्बर सी फॉर कट, एंड कट यानी काटना, और जब आप किसी चीज को काटते हो यानी आप उसे तोड़ रहे हो। किसी चीज को काट रहे हो, उसे दो भाग में तोड़ दे रहे हो, है ना। अगर मैं इस पेपर को ऐसे काट दूं, तो दो भाग में मैंने इसे तोड़ दिया। ठीक है, तो कट यानी काटना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, कट गया, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कट गया यानी कि वो दो भाग में बट गया। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को जब अपन सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसे हम कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। समझ रहे हो? और उसका अपोजिट एनाबॉलिज्म हो गया। तो अगर यहाँ पर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, तो वहां पे हम सिंथेसाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी, तोड़ते वक्त एनर्जी रिलीज होगी, और बनाते वक्त हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी।
तो इस तरीके से आपको सी फॉर कट, सी फॉर कैटाबॉलिज्म याद रखना है, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली में हम मेटाबॉलिज्म से क्या समझते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे एंजाइम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। फिर हमने ये पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज हमारी बॉडी में हर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को टूटना पड़ता है सिंपल बनने के लिए, और सिंपल मॉलिक्यूल को जुड़ना पड़ता है कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। तो ये जो चल रहा है ना साइकिल की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये वाला जो पूरा साइकिल है, इसके लिए मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म बहुत टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के जनरली आपको दिख रहे हैं, लीनियर हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवेज हैं कि कैसे एक जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड कैसे करता है। तो हमने पढ़ा कैटाबॉलिज्म जिसमें कट यानी ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। एनाबॉलिज्म में हमने देखा कि सिंथेसाइज हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, दे नीड एनर्जी। देन हमने पढ़ा एम्फीबॉलिक जहाँ पर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साथ में हो रहा है, एनर्जी तो मतलब किसी मॉलिक्यूल को तोड़ा, एनर्जी निकली, उसी एनर्जी का यूज करके दूसरे मॉलिक्यूल को बना दिया। देन हमने स्पेशलाइज में पढ़ा कि हमारा एनएडीपीएच हो गया या रूबिस्को हो गया, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। पेंटोज वाला पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया, दीज आर द स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट अपन ने पढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म तो देखो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का जब होगा, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए चलेंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं या तो उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो वही हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर बॉडी ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, इस पाथवे में पूरी तरीके से आप देखोगे बहुत पॉपुलर रिएक्शन जैसे कि आपके ग्लाइकोलिसिस हो गए, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। इन सभी से आप क्या करते हो, इन सभी प्रोसेसेस से आपको एनर्जी मिलती है, आप फूड को स्टोर करते हो और ग्लूकोज को रेगुलेट करते हो हमारी बॉडी में। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हम टूटेंगे, हम बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे या कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे। तो ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वेरी फर्स्ट जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे सिलेबस में यू डोंट हैव टू गिव सो मच टाइम टू एनी टॉपिक कि आप ग्लाइकोलिसिस बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, आप सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, नहीं। यू हैव टू जस्ट लाइक ऐसा समराइज वे में आपको पढ़ना है। यू आर इन अ बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ये सब आप पढ़ोगे अपने प्लांट फिजियो जो जब पढ़ोगे ना वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ोगे फिजियोलॉजी के चैप्टर में। यहाँ सिर्फ आपको एक ओवर लाइक होता है ना कि ऊपर से बस देख लेना। यहाँ बेसिकली आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ो, आप सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ो। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कितने टाइप के हैं, कैसे चल रहा है। ठीक, सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसको कि एम्बर्टन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज इन्हीं लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, लोकेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। सेल के आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है, यू ऑल नो द साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड फॉर्म जिसमें सभी के सभी जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एम्बेडेड टाइप में पड़े होते हैं, तैर रहे होते हैं उसमें। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस इसी साइटोप्लाज्म में चलती है। होता क्या है इस साइकिल में कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो दो पायरुवेट में टूट जाता है, कार्बन 3 हो जाएगा, पायरुवेट का जो नंबर ऑफ कार्बन है इसमें वो 3 है। यहीं पर आपको 2 एटीपी मिलेगा और 2 NADH मिल रहा है। नाउ टेल मी, यहाँ पर आपको एटीपी मिल रहा है, कौन सी प्रोसेस है ये? क्या ये कैटाबॉलिक है, क्या ये एनाबॉलिक है? टेल मी। यस, वेरी गुड, ये है हमारी कैटाबॉलिक पाथवे। ग्लूकोज हो गया एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको तोड़ा जा रहा है एक सिंपल मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में। कार्बन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हो 6 और हमारे पायरुवेट में है C3, 3 नंबर है कार्बन का। तो सिंपल कौन हुआ? पायरुवेट। कॉम्प्लेक्स कौन हुआ? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें एटीपी मिल रहा है जो कि हमारा एनर्जी करेंसी है।
तो कैटाबॉलिज्म में सेम ही तो पढ़ा ना कि कार्बोहाइड्रेट में कैटाबॉलिक पाथवे यहाँ पर कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस है, जहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है पायरुवेट में और एनर्जी का रिलीज हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में आपको दो तरीके के फेजेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट फेज में एटीपी को यूज किया जाता है जिससे कि ग्लूकोज एक्टिवेट हो जाए। पे ऑफ फेज में आप उसी को प्रोड्यूस, आप पूरा एक्टिवेट हो गया, प्रोसेस चल रहा है। सेकेंड फेज में जहाँ पे ऑफ फेज होता है वहां पर आप 4 एटीपी को प्रोड्यूस करते हो, 2 एनएडीएच आप प्रोड्यूस करते हो। ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है हमारे एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ग्लाइकोलिसिस है। इन अ वेरी समराइज मैनर आई कैन टेल यू कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनते हैं। देन उसके बाद ये फॉस्फेट 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो दो आपके कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। फर्स्ट एक ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको G3P कहते हैं। देन डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको कि हम डैप भी कहते हैं। ठीक है। ये दोनों इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, ये इसमें बदल सकता है G3P डैप में, डैप G3P में बदल सकते हैं, दे आर इंटर कन्वर्जेबल। ठीक है। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि G3P को हम उठा लेते हैं और यहाँ G3P टूटता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, पेप बनता है एंड देन पायरुवेट। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है। अब देखो जब भी ग्लाइकोलिसिस की मेटाबॉलिज्म चलेगी, द फर्स्ट molecule should be our glucose and the last one is your pyruvate. तो दे आर वेरी कमिटेड कि अगर मैं ग्लाइकोलिसिस कर रहा हूँ तो ग्लूकोज को पायरुवेट में ही चेंज करूंगा। दे आर वेरी कमिटेड। तो मेटाबॉलिज्म हमेशा कमिटेड ही होता है। यू हैव टू लाइक रिमेम्बर दिस, ओके। एंड देन मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिज्म में आपको एंजाइम्स का रोल काफी ज्यादा दिखता है। तो ये तो रहा एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जहां पर अपन देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा बदल रहा है पायरुवेट यानी सिंपल में। तो ये हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म का कौन सा पाथवे है ये। तो ये कैटाबॉलिज्म का पाथवे है। ठीक है। फिर ये क्या है, टाइप कौन सा है, तो लीनियर टाइप का है। सीधा सीधा देखो ना चल रहा है, ये सीधा ही है, मैंने बस अलग अलग लगाया है ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं। ठीक। सीधा लीनियर चल रहा है, कैटाबॉलिक आपका है। उसके बाद एंजाइम्स भी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, कितने सारे एंजाइम्स है देखो। बहुत मजा आएगा ये आपको टॉपिक पढ़ने में। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है हेक्सोकाइनेज। सेकेंड नंबर पे है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। आइसोमेरेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो आइसोमर बन गया तो यहाँ पर एक आइसोमेरेज नाम का यहाँ पर एंजाइम आ गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट दे देता है, मतलब एक फॉस्फेट बढ़ा देता है। फिर एल्डोलेज आते हैं, फिर आइसोमेरेज आते हैं, फिर आपके ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आते हैं। ऐसे करके इनोलेज पायरुवेट काइनेज जैसे एंजाइम जो है इस पूरे मेटाबॉलिज्म को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। इन्हीं दौरान में आपको एटीपी क्या हो रही है दिख भी रही है, लाइक यहाँ पर देखो प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का यूज हो रहा है जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो जा रहा है। एटीपी को यूज करके हमने एडीपी में कन्वर्ट किया है। ठीक। एटीपी देखो बड़ी यूनिट है, एटीपी एडीपी छोटी यूनिट है। ये ट्राई है, ये डाई है, डाई फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। तो एटीपी टूटता है एडीपी में, ये छोटी यूनिट है, लाइक आप ये 3 रुपए है तो ये 2 रुपए है, तो 3 रुपए 2 रुपए में टूटता है। तो कौन बड़ा हुआ, 3 वाला बड़ा हुआ ना। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फेज में अपन क्या कर रहे हैं, हम एटीपी को यूज कर रहे हैं और एडीपी कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, एक एनर्जी उससे ले रहे हैं। जैसे मैंने 3 रुपए, किसी कोई है जो मुझसे 3 रुपए ले रहा है तो मैं उसे कह रही हूँ कि नहीं मैं 3 रुपए तो नहीं दूंगी, मैं 1 रुपए दूंगी, 2 रुपए मुझे वापस करो। तो वो कहेगा ठीक है चलो 1 ही रुपए दे दो, तुम 2 रुपए वापस ले लो। तो मेरी उसने एनर्जी ले ली, मेरा उसने 1 रुपए ले लिया। तो वैसे ही लेकिन मुझे 2 रुपए वापस भी किया है। तो ग्लाइकोलिसिस में भी एटीपी को वो लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी एटीपी से ले लेंगे एंड देन वापस कर देंगे। तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आफ्टर हमारा प्रिपरेटरी फेज पे ऑफ फेज होता है, जहां जिस फेज में आपको 2 NADH निकलते हुए दिखाई देता है जो कि अगेन एक एनर्जी करेंसी है। फिर आप एडीपी को बोलते हो, अब एडीपी आ गया वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखो लास्ट ऑफ द प्रोसेस में 2 ATP 4 एटीपी मिलती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में और 2 NADH मिलते हैं। ठीक है।
तो एनर्जी आपको पता चली, मेटाबॉलिज्म आपको पता चला। अब यहाँ पर इलाबोरेटेड वे में मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो टाइम दूंगी आपको पढ़ाने में। होता क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस की, ये स्टेप 1 से लेकर के 5 तक चलती है। ठीक, जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा होता है, वहां पर हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम यूज किया जाता है, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। और उस टाइम पर एटीपी का यूज किया जाता है, जिसका नंबर है 1। तो एक एटीपी हमने प्रिपरेटरी फेज में चेंज मतलब यूज कर लिया। फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, उसको एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज जो है, उसका आइसोमर बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, उसमें एडिशन किया जाता है एक और फॉस्फेट का, किसके द्वारा, एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के द्वारा। और इस फॉस्फेट 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बना दिया जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट सॉरी। ठीक, यहां पर फिर एक एटीपी का यूज किया जाता है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है, उसको एल्डोलेज नामक एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसका नाम है डैप। दे बोथ आर इंटरकन्वर्जिबल। ठीक है, डैप और G3P दे आर इंटरकन्वर्जिबल, तो डैप G3P में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर एंजाइम यूज किया जाता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, यानी 2 एटीपी हमने यूज किया है, यानी इस प्रोसेस में 2 एटीपी हमने दिया है। ठीक, नाउ द पे ऑफ फेज स्टार्टेड फ्रॉम 6 to 10 स्टेप। 6 से बिटवीन 10 आपको ये एनर्जी पे ऑफ दिखेगा, जहां हम एटीपी को अब क्या कर रहे हैं, पे ऑफ यानी वापस ले रहे हैं। तो G3P जो बना था, वो अब कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये कार्य करता है। यहाँ इस प्रोसेस में आपको 2 NADH जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 NADH बाहर निकल गए। फिर 1,3 जो हमारा बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, उसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट में यानी 3PG में बदला जाता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के द्वारा, और यहाँ पर 2 एटीपी आपको निकलते हुए दिखाई देती है। ठीक है, फिर 3PG जो है वो 2PG में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, काइनेज, म्यूटेज, इनोलेज, पायरुवेट काइनेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, एंड प्लीज आप इसको याद रखना कि कौन क्या कार्य कर रहा है। नेट वेट के एग्जाम के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेट एग्जाम अगर देना है तो वहां पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जब पायरुवेट जो पेप है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहां पर आपको 2 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देती है। ठीक, तो बताओ कि पूरा कैलकुलेशन क्या हुआ ग्लाइकोलिसिस का। पूरा कैलकुलेशन ये हुआ कि 2 एटीपी हमने इन्वेस्टमेंट फेज में यूज की है, 4 एटीपी हमने पे ऑफ फेज में वापस ले लिया है। तो नेट गेन क्या हुआ, 4 माइनस 2, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो, यहाँ एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हमने 2 एटीपी इस प्रोसेस को दी थी, है ना, ये 2 एटीपी हमने दी थी, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ इस फेज में हमने देखा कि हमने 4 एटीपी से वापस ले ली है और 2 NADH हमने लिया है। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि ये एक पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, 1 से 5 हमारा प्रिपरेटरी है, 6 से 10 हमारा पे ऑफ है, लेकिन है तो लीनियर मेटाबॉलिज्म ना। तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में हमें एटीपी कितना कितना प्रॉफिट हुआ एटीपी का, तो नीचे 4 ऊपर 2, अब 4 में से 2 माइनस करो, तो 2 एटीपी जो है वो हमें नेट गेन इससे मिले, और NADH हमें 2 मिला, और एंड प्रोडक्ट में हमें 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल मिला। तो ये नेट हमारा ग्लाइकोलिसिस का जो है वो एक ग्लूकोज से हमें इतना कुछ मिल जाता है, जहां पर एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, 2 NADH और 2 एटीपी मिलता है। ठीक है, सो दिस इज योर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला पाथवे ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड इज योर सिट्रिक एसिड, जो कि हमारा साइक्लिक पाथवे है, और इसका नाम है क्रैब साइकिल, TCA साइकिल। इनका लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार मैं आपको बता देती हूँ,
देखो देखो टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। जब मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तो मैं पूरा दिल लगा के पढ़ाती हूँ, जिससे आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, एंड बेसिकली आई जस्ट वांट कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो उस पे मास्टरी कर लो इतनी कि कहीं पे भी बेसिक अगर कोई आकर के पूछ दे क्वेश्चन, तो वो चीज़ लगे कि भाई मुझे तो ये पता है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि अगर आप मुझसे पढ़ के जा रहे हो तो आप क्वेश्चंस के आंसर देने में हेजिटेट ना करो। तो ये हो गया एक सेल, ठीक? सेल में यू हैव सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली, है ना? यू हैव अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक? एंड एक मैं सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर बनाऊंगी थोड़ा सा इनलार्ज करके, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यू हैव योर फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेसिकली जो सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर आपको ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस दिखाई देती है, ठीक? ये हो गया, हमने देखा ग्लाइकोलिसिस, ओह वेट, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में चल रही है। नाउ यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस से जो हमें पायरुवेट मिल रहा होता है, ये पायरुवेट जो मिल रहा होता है, अब ये पायरुवेट जो है एसिटिल कोएंजाइम ए जो है उसके साथ मिलेगा, ठीक है? हमारे इस मैट्रिक्स में ये जो पोर्शन कहलाता है ना, ये पोर्शन, दिस इज द मैट्रिक्स, ओके? ये क्या है? ये है मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का। सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो पायरुवेट है वो एसिटिल कोएंजाइम्स के साथ जुड़ता है एंड देन यहाँ से प्रोसीड किया जाता है आपका क्रैब साइकिल, ठीक है? ये क्रैब साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। फिर क्रैब साइकिल से भी हमें जो एनएडीएच, एफएडीएच, एटीपी मिलते हैं, उनको हम प्लांट फिजियो में देखते हैं कि ये जाते हैं इस इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इस पे जाएंगे, इस पूरे के पूरे इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है? और देन इस इनर मेम्ब्रेन पे आपकी चलेगी क्या? ईटीएस की साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस चलेगी। तो दीज आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो रहा है, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए, देन क्रैब साइकिल, एंड देन क्रैब साइकिल से जितने भी एनएडीएच, एफएडीएच सब मिल रहे हैं टोटल, ठीक है, मिल रहे हैं, वो हमारे ईटीएस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में चले जाते हैं, ठीक है? तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लांट फिजियो में, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है 5th सेमेस्टर में एंड आगे आप लोग को भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या देखा? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चल रहा था और सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या है यहाँ पर? पायरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलता है और आपको CO2 प्लस एटीपी प्लस NADH प्लस FADH2 जो है वो मिल जाएगा। की स्टेप्स क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए और OAA ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर के सिट्रेट बनाते हैं। ये इनका केस मतलब स्टेप है, इसको याद रखना है। फिर बहुत सारे सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चलते हैं और लास्ट में हमें क्रैब साइकिल से क्या मिल जाता है? 3 NADH मिलते हैं, 1 FADH2 मिलता है और 1 ATP पर साइकिल मिलता है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है बिकॉज NADH इज अ एनर्जी लाइक मॉलिक्यूल, FADH इज ऑल्सो, ATP ऑल्सो। तो बहुत सारी एनर्जी हमें यहाँ मिल जाती है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाती है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं क्रैब साइकिल को थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में। दिस इज द साइकिल। सो ग्लूकोज और फैटी एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो कोएंजाइम ए देता है, जिससे, एक मिनट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वेट, हाँ, OAA जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये पहले से प्रेजेंट होता है, इससे एसिटिल कोएंजाइम ए मिलते हैं, देन सिट्रेट बनता है। सिट्रेट जो है वो एकोनिटेज, बाद में हम एंजाइम्स का डिस्कशन करेंगे, पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में चेंज होता है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट।
तो ये एक पूरी की पूरी साइक्लिक है। तो ये कैसा मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का? ये साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहीं पे डिफरेंट टाइप के आपको एंजाइम्स दिखेंगे, सिंथेटेज दिखेगा, एकोनिटेज दिखेगा, आइसोसिट्रेट दिखेगा, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो एंजाइमेटिक रोल भी आपको यहाँ पर इस प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। स्टेप्स क्या है देखो, एसिटिल कोएंजाइम ए OAA ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है और सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज यहाँ पर काम करता है। रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन उसका है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में? 2 हैं, ठीक है। वो कंबाइन करता है 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से जिसका नाम है OAA। तो OAA के पास कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन, और फिर 2 यहाँ पर और यहाँ पर 4, 2 + 4 6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है सिट्रेट। समझ में आ गया? तो पहले स्टेप में एसिटिल कोएंजाइम ए के पास 2 है, OAA के पास 4 है, दोनों में प्लस एडिशन हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट जो है वो बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम एकोनिटेज यहाँ पर यूज किया जाता है। रिएक्शन में बेसिकली बस सिट्रेट को रीअरेंज कर दिया जाता है आइसोसिट्रेट में। देन ये आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ऑब्वियसली सिट्रेट भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, तो उसको रीअरेंज भी करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही रहेंगे, तो आइसोसिट्रेट भी 6 ही होगा। और इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, डी कार्बो ऑक्सीलेट होता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 में बदल जाता है। 6 कार्बन से अब ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटरेट में बन गया। इसी दौरान आपको NADH प्रोड्यूस होते दिखाई देगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है, 5 कार्बन जो मॉलिक्यूल है अल्फा कीटोग्लूटरेट, वो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में जाता है और फिर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि अपन यहाँ पर कार्बन को डी यानी बाहर निकालना, फेंक रहे हैं हम इसे, तो फिर से हम एक कार्बन को फेंक देंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5 कार्बन से 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक। इस दौरान पे भी आपको एक NADH जो है वो निकलते हुए दिखाई देता है और CO2 भी एक मॉलिक्यूल निकलते हुए दिखाई देता है। तो 2 अभी तक आपने NADH जो है वो देख लिए निकलते हुए, ठीक। आफ्टर दैट आप देखते हो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, वो सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रिएक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा होता है। यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एक ATP जिसको कि आप GTP भी बोलते हो, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। फिर सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज में। फिर एक FADH2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, 2 NADH, एक GTP और एक FADH यहाँ पर हमने देखा है, एक FADH2। और आगे आप देखोगे यहाँ पर कि फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है और मैलेट ऑक्सैलो एसिटेट OAA में। तो बेसिकली OAA से ही स्टार्ट किया था, OAA पे ही आ गए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पूरा का पूरा लास्ट में कितने आपको, देखो यार, 2 NADH हमने देखा था पिछले स्लाइड में, ठीक। एक हमने यहाँ लास्ट में देख लिया, एक NADH ये हो गया। तो टोटल NADH कितने हो गए? 3। FADH2 एक है, तो एक FADH2 और ATP बोल लो या GTP बोल लो, तो एक ATP मान लो आप या एक GTP मान लो। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ से क्या क्या इवॉल्व हुआ है? देख लो, फिर से मैं बता रही हूँ। ये एक यहाँ पर है, सी, कंफ्यूजन नहीं करना है। एक NADH2, एक NADH यहाँ पर रिलीज हुआ, एक NADH यहाँ पर रिलीज हुआ और एक NADH हमारा लास्ट में रिलीज हुआ। तो कितने हो गए? 3 हो गए। और FADH2 का क्या कहना है? FADH2 देखो, FADH2 पूरे के पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक जगह यहाँ पर हुए हैं, तो एक FADH2 हो गया। और ATP या GTP जिसको हम कह रहे हैं, वो यहाँ पर हुआ है, तो एक हमारा ATP या GTP हो गया। 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP। ये हमारे पूरे के पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या है? नेट यील्ड है। और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको निकलते हुए दिखाई दिए।
वो भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ, नहीं तो वहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न होगा। देखो, ये रहे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स सी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो पूरा आपको समझ में आ रहा है ना क्या-क्या चीज़ें निकली हैं? NADH, FADH2 और ATP है GTP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पूरे प्रोसेस समझ में आई? हो गया ना? ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल समझ में आ गया। ग्लाइकोलिसिस अगर मैं पूछूं कैसा मेटाबॉलिज्म है? लीनियर है ना? क्या है, कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, सिट्रिक एसिड क्या बताओ? साइक्लिक है। कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? कैटाबॉलिज्म है। समझ रहे हो? ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम बता रहा है, न्यू ग्लूकोज बनाना है। सारे मेरे ना, सारे के सारे मेरे, आई डोंट नो मेरा दिमाग कहाँ कहाँ से ये सारे ट्रिक एंड ऑल लेके आता है, बट आई एम रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी ग्लूकोज को बना रहे हैं। नाम ही बता रहा है, नियो यानी नया, नया ग्लूकोज का सिंथेसाइज करना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनाना, सिंथेसाइज करना। तो नए नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाना जो है, जो प्रोसेस है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कह रहे हैं। लेकिन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज, हमने हमेशा से सुना है कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो नया कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को नहीं बना रहे हैं, जितने अदर देन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो है उसको बना रहे हैं। व्हाट अ इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर अपन हमेशा बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट को बनाएगा, या कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट देगा। स्टार्च टूटा, मान लो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आप मान लो जुड़ जाए, ग्लूकोज ग्लूकोज मान लो जुड़ जाए, है ना? लैक्टोज मान लो, स्टार्च ही मान लो, एक और मुझे याद, अच्छा याद नहीं आ रहा है। तो मतलब ये है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड जो बनता है, उसमें अपन यही देखते हैं कि पॉली टूटेगा तो वो बेसिकली एक सिंपल हमारा मोनोसेकेराइड दे देगा। ठीक है, तो आप ये चीज देखो कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है, समझ आ रहा है, बट अदर देन कार्बोहाइड्रेट जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि लैक्टेट, एमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सब तो मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट तक बना रहे हैं, ये तो समझ आ रहा है भाई। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज बना रहे हैं, जैसे कि लैक्टेट हो गया, एमाइनो एसिड जिसको कि प्रोटीन बनाना चाहिए वो बताओ ग्लूकोज बना रहा है, ग्लिसरॉल जो कि लिपिड है वो बना रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को जहां पर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उन्हें ही हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कह रहे हैं कि नए तरीके से नया ग्लूकोज बनाएंगे। नया तरीका क्या? कि हम बिना कार्बोहाइड्रेट वाले, जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं चाहिए, बिना वाले लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, अपन ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रही होती है लिवर और किडनी में। यहाँ होता है क्या है कि जो पायरुवेट हमें मिला होता है ग्लाइकोलिसिस से, वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा एंड देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होगा। सेवरल एंजाइम्स ड्रिवन स्टेप है ये। ग्लूकोज से आप देखते हो कि लास्ट में लाइक ग्लूकोज बनता है, लेकिन बहुत सारे आपको यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। और बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम लोग फास्ट वगैरह रहते हैं तो अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते हैं। अब डेली लाइफ में वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, टूट रहा है, एनर्जी प्रोवाइड मिल रही है। अब जिस दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया उस दिन का क्या, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जो अदर मॉलिक्यूल जैसे लैक्टेट हो गया, अमीनो एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, उनका यूज करके अपन को एनर्जी देंगे। तभी आप फास्ट रहते हो तो आपको नहीं पता चलता है, बिकॉज आपको एनर्जी मिल रही होती है एक तो स्टोर्ड फॉर्म में, और अगर स्टोर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर लैक्टेट, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल जितने नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं वहां से भी आपको ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिलेगी। समझ में आया? तो उस टाइम पर ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हमारे लिवर और किडनी में चलते हुए दिखाई देती है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर पाथवे है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डैब बनेगा, डैब और ये दोनों सिमिलर होंगे, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हाँ वही
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 पीजी, 2 पीजी, फिर आपका पेप, फिर आपका पायरुवेट। ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ना? ग्लाइकोलिसिस ही तो हो रहा है, लेकिन पायरुवेट जो है यहाँ पर वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में आप देखते हो कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से कन्वर्ट होता है और 2 जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करके वो 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट से वो बना लेता है एनालीन एंड अदर, सॉरी, ये एनालीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स जितने हैं ना, ये आपके अमाइनो एसिड्स हो गए, वो पायरुवेट बना देंगे। लैक्टेट पायरुवेट बना देगा, फिर आपके अमाइनो एसिड्स पायरुवेट टीसीए साइकिल के द्वारा पायरुवेट बना देंगे। तो पायरुवेट ही तो चाहिए, समझ रहे हो? फिर पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये मैं आपको इसलिए मैंने सीधे में बताया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कि आप एक बार ये देख पाओ कि एक्चुअली ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो रिवर्स है किसका? ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइकोलिसिस को जब आप रिवर्स कर दोगे ना, जब आप ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रिवर्स कर दोगे, तो वो आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ग्लूकोज बना रहे हैं। तो अब हम जहाँ ग्लूकोज से पायरुवेट की तरफ मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चल रही है, तो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से अपन ग्लूकोज बनाते हैं, तो उल्टा जाएंगे। एक अमाइनो एसिड आया, उसमें टीसीए यानी क्रैब साइकिल चली, पायरुवेट बन गया। लैक्टेज ने पायरुवेट बना दिया, अमाइनो एसिड ने पायरुवेट बना दिया। उससे क्या होगा कि पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर 2 पीजी, सॉरी, पेप में कन्वर्ट होगा, फिर 2 पीजी, 3 पीजी, 1,3 बीपीजी, उसके बाद G3P, उसके बाद डैप, फिर ये आपका बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल 3 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। तो पूरा आप देख रहे हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस चल रही है। और ग्लाइकोलिसिस होता तो ऐसा चलता, लेकिन ये क्या है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। समझ गए? समझ में आया? तो दिस इज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि अनदर हमारा मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, नाउ द फोर्थ वन इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में आप देखते हो। ठीक, अब इन्हें भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनमें क्या होता है? इस प्रोसेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो NADPH एंड राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। देखो, इससे हमें क्या चाहिए? इस पूरे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से NADH चाहिए और राइबोज 5 फॉस्फेट चाहिए। NADH चाहिए ताकि हम इससे बायोसिंथेसिस कर पाएं और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस हम अपने अंदर जनरेट कर पाएं। राइबोज 5 फॉस्फेट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसाइज करना है। ठीक, RNA DNA। तो बेसिकली PPP जो है, ट्रिपल पी, ये हमारे लिए बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स के लिए जरूरी है और यहाँ पर कोई भी ATP का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है। कोई ATP का प्रोडक्शन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इनमें भी दो तरीके के एक फेजेस होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज होता है, एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हो रहा होता है। ऑक्सीडेटिव फेज में ट्रिपल पी के आप देखते हो NADPH का जनरेशन। ठीक, अब ये NADPH क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बायोसिंथेसाइज करना है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस अपने अंदर लेके आना है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक, और एक NADH हमें यहाँ मिल जाता है, NADPH, और ये हमारा एंजाइम है, इसको आप पढ़ लेना। फिर ये जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन है, ये 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है एंजाइम लैक्टोनेज के द्वारा। यहाँ पर कोई मेजर एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो है वो राइबोलोज बाई फॉस्फेट रुबिस्को आप बोल लो, उसमें कन्वर्ट होता है और CO2 आपको दे देता है और एक NADH आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दो यहाँ पर आपने NADH देखे, एक ये और एक ये। तो एंड प्रोडक्ट जो हमारा ट्रिपल पी के ऑक्सीडेटिव फेज का है, उसमें दो NADPH मिल रहा है, एक राइबोलेज 5 फॉस्फेट मिल रहा है और एक CO2 मिल रहा है। ठीक,
उसके बाद चलता है यहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जो हमें राइबोलोज बाय 5 फॉस्फेट मिला होता है ऑक्सीडेटिव फेज से, उसके 2 फेट हमें बनाने होते हैं, यानी आगे चल कर के 2 चीजें हमें बनानी है। या तो उसे कन्वर्ट करना है राइबोज 5 फॉस्फेट में। अब ये नाम समझो, राइबुलोज लिखा है, इसको राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करके न्यूक्लियोटाइड बना ले। एक ये फेट निर्धारित करें, फेट यानी भविष्य निर्धारित करें कि ये राइबोलेज 5 फॉस्फेट क्या बनाएगा। या तो ये राइबोज 5 फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए बना ले, या तो ये कन्वर्ट हो जाए ग्लाइकोलिसिस में और एक इंटरमीडिएट बन जाए, जहां ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना ले, यानी बायोसिंथेसिस कर ले। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर राइबोलेज जो 5 फॉस्फेट है उसको राइबोज 5 फॉस्फेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसाइज करेगा। फिर ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ईपीमरेज के द्वारा। फिर ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो जुड़ मतलब एड ऑन होता है उसमें राइबोज 5 फॉस्फेट, तो सीरीनो हेप्टोलियोज 7 फॉस्फेट बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर ऐसे करके आप रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि शुगर का इंटरकन्वर्जन हो रहा होता है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट जाइलुलोज में बना, जाइलुलोज राइबोज मिलकर सीडेनोहेप्टुलोज बनाया। फिर आगे आप देखोगे इराइथ्रोज, ये सब शुगर का इंटरकन्वर्जन हो रहा है। तो एंड प्रोडक्ट नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का क्या हुआ कि हमें राइबोज 5 फॉस्फेट मिला जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और लास्ट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला जो कि ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं ट्रिपल पी को, पेंटोज वाले पूरे पाथवे को, फॉस्फेट पाथवे का, 3 NADPH प्रोड्यूस हो रहा है जो कि फैटी एसिड सिंथेसाइज करेगा, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस जनरेट करेगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट जनरेट हो रहा है जो कि डीएनए आरएनए सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करेगा, और इंटरमीडिएट रिसाइकल्ड आपको ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ट्रिपल पी आपको पूरी तरीके से ये मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट था। नाउ ग्लाइकोजीनोलिसिस क्या होता है? तो आप ग्लाइकोजीनो मत पढ़ो, ग्लाइकोजेनोलिसिस पढ़ो तो ग्लाइकोजन समझ में आएगा। ग्लाइकेजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन, यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो लिवर एंड मसल्स में ब्रेक डाउन होता है। क्यों लिवर में ये ग्लाइकोजन टूटता है? ताकि ये ग्लूकोज को रिलीज कर पाए, हमारे ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी मिलेगी। मसल्स में हम क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं एनर्जी के लिए। कोई यहाँ पर ब्लड में नहीं जाएगा, मसल्स से ब्लड में नहीं जाने वाला है ग्लूकोज, ये हमें मिलेगा हमारे मसल्स में। आप देखते हो जब आप दौड़ते हो तो उस टाइम पे एनर्जी आपको चाहिए होती है ना? तो वहां पे ग्लूकोज जल्दी जल्दी मसल्स में टूटता है और वो ब्लड में भी नहीं, जल्दी जल्दी आपको एनर्जी दे रहा होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ग्लाइकोजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लिवर और मसल्स तोड़ रहे हैं, किसमें किसको तोड़ रहे हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लाइकोजिनोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टू मेंटेन द ग्लूकोज इन ब्लड शुगर लेवल। अब लीवर के द्वारा जो ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है वो तो ब्लड में जा रहा है ना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। मसल्स में अगर ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है तो वो भैया हमें डायरेक्ट एनर्जी देगा, वहां पर नहीं हमारे ब्लड में जाने वाला है। ठीक, तो ये हमारा ग्लाइकोजन वाला प्रोसेस है, ब्रेकडाउन है। होता क्या है पूरे प्रोसेस में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो ब्रेक कर देते हैं ग्लाइकोजन के अल्फा 1,6 बॉन्ड को, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में। फिर ग्लाइकोजन की डी ब्रांचिंग होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है, वो ट्रांसफरेज मूव करता है 3 ग्लूकोज यूनिट को, और हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलते हुए दिखाई देता है, एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्री ग्लूकोज यानी लीवर में सिर्फ आपको फ्री ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो हमारे मसल्स में नहीं होते हैं, दैट इज वाई
ये नहीं है हमारे मसल्स में। दैट इज वाई यहाँ पर जो हमें ग्लूकोज फ्री फॉर्म में मिल रहा होता है वो हमारे मसल्स तक ही रह जाता है, वो ब्लड में नहीं जाता है। और लिवर के टाइम पे वो हमारे ब्लड में चला जाता है ग्लूकोज। समझ रहे हो? तो ये था ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। एंड प्रोडक्ट क्या है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल रहा है, ग्लाइकोलिसिस मसल्स, फ्री ग्लूकोज मिल रहा है जो कि लिवर में, लिवर जो है वो ब्लड में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक। नाउ वी हैव लास्ट ग्लाइकोजेनेसिस, जहां पर हम ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, नाम प्लीज याद रखना। दिस इज ग्लाइकोजीनोलिसिस। लिसिस मतलब हमेशा ही होता है तोड़ना। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेलिसिस जो है कैसे पढ़ूं मैं इसको, ग्लाइकोजेनेलिसिस। देखो पढ़ने का तो असल तरीका ये है कि ग्लाइकोजीनोलिसिस पढ़ लो, लेकिन फिर वो बैठ नहीं रहा है, ग्लाइकोजन वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप भूल सकते हो। तो जस्ट ट्राई कि इसको अपने प्रोनाउंसिएशन में ऐसे पढ़ो कि ग्लाइकोजन आ जाए, ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो याद रहे कि भैया यहाँ ग्लाइकोजन का ही ब्रेकडाउन हो रहा है। अब सिंथेसाइज करोगे तो ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो जेनेसिस क्या है? सिंथेसाइज है। जेनेसिस मतलब सिंथेसाइज करना, ये भी लिवर एंड मसल्स में होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज के द्वारा, और स्टोर करेगा जितना भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज भरा पड़ा है एक्स्ट्रा, उसको लिवर एंड मसल्स स्टोर करके रखेंगे कि कभी अगर ये मनुष्य, कभी ये इंसान अगर फास्टिंग कर रहा हो या दौड़ रहा हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो और इसको एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम पे मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक। तो बनता कैसे है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, हेक्सोकाइनेज आपको पता है मसल्स में काम आएगा, ग्लूकोकाइनेज लिवर में काम आएगा। तो जो हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में, और लिवर में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा ग्लूकोकाइनेज। इस टाइम पर एक एटीपी यूज किया जा रहा है। फिर G6P बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, जहां पर एंजाइम का यूज होगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी मिलकर के यूडीपी ग्लूकोज बनाएंगे। एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फो पायरोफॉस्फोराइलेजेज यहाँ पर यूज किए जाएंगे। इसी एंजाइम के यूडीपी यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे। ठीक, और एक यूटीपी अगेन एनर्जी करेंसी यूज हो रहा होगा। यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि प्राइमर नीड है। यहाँ पर प्राइमर ग्लाइकोजेनिन होगा और एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज होगा। फिर ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग एंजाइम्स के द्वारा। क्या याद रखना है? प्राइमर का नेम याद रख लेना, ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, एंड एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोजन है जो कि लिवर एंड मसल्स में फॉर फ्यूचर एनर्जी प्रोडक्शन नीड के लिए हमारे स्टोर रहेगा। So that is all about the today's video. That is all about the whole introduction of metabolism and carbohydrate metabolism. So I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड बेसिकली देखो बहुत बड़ी टॉपिक थी ये, बहुत काफ़ी लंबा टॉपिक था और इंटरेस्टिंग तो था ही। अब समझ में आ गया हो तो वेल इनफ, नहीं समझ में आया हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार रिपीट मोड पे दोबारा से देख लेना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। और देखो इससे ज़्यादा बेस्ट नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई अगर इससे ज़्यादा बेस्ट नोट बीएससी में प्रोवाइड कर रहा हो तो आप मुझे बता दो। इतने सिंपलर वे में हलवा क्लियर किसी टॉपिक को कोई नहीं कर रहा है। So please appreciate my work by subscribing my channel and liking this video. And if you have any query, so you are very much free to ask me in the comment section. Anything what you want. Okay? Subject related होना चाहिए। Now let's meet in the next video. तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।